हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं, वो तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना आपको, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का इंग्लिश का मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके पहले हमने वाई ग्रुप के लिए रगा का एक मॉक टेस्ट लगाया था, जोरदार जानदार शानदार जो भी था। ठीक है, लेकिन ये जो है शानदार नहीं मसालेदार है। बिकॉज इसमें से मसालेदार क्यों? बिकॉज हर एक टॉपिक में से जो कि एग्ज़ाम में जैसा आता है ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पैसेज भी है। ठीक है, पैसेज भी कराने वाला हूँ इसके अंदर, मतलब 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और बिल्कुल भी एग्ज़ाम वाला फीलिंग्स आएगा। लास्ट तक देखो, मज़ा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो को रोक के तीनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मेरे आंसर को देखना। ठीक है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, वेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली वाट आई हैड लुक्ड फॉर। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, वेन आई सा द ड्रेस, मतलब जब मैंने उस ड्रेस को देखा, आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली, मुझे पता लगा कि ये जो है वही था। ये क्या था? वही था वाट आई हैड लुक्ड फॉर, जिसको मैं खोज रहा था। तो हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज़, अरे तो वही वैसा ही है बिल्कुल जैसा मैं खोज रहा था। जब खोज रहा था जिसकी जैसा मैं चाह रहा था, तो वो तो कंटिन्यूअस था, बिकॉज उसको आप खोज रहे थे ना उस टाइम तक। तो ये क्या है, वाट आई हैड लुक्ड फॉर, ये क्या बोल रही है? ये पास्ट की चीज़ बोल रही है कि मतलब मैं अभी नहीं खोज रहा था, ठीक है ना, खोज चुका था। खोज चुका था नहीं, खोज रहा था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाट आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है ना। मैं जब बोलते हैं कि यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे, तो वो कंटिन्यूअस होता है, तो उसको हम परफेक्ट में कैसे रख सकते हैं? तो क्या होगा, वाज, वाज लगाएंगे ना, लुक, लुक को क्या करेंगे, लुकिंग करेंगे। ठीक है ना, लुक, एक मिनट, लुक फॉर, इसका मतलब होता है खोजना, लुक। ठीक है ना, लुक फॉर। अब लुक का यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे फॉर्म, लुक, लुकड, लुकिंग। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे इरर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, दिस बुक इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन द प्रीवियस वन, मतलब ये जो बुक है वो पिछले वाले से बिल्कुल भी अलग है। तो जब भी अलग होता है ना, तो डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपका, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ किसका यूज़ होगा? फ्रॉम का यूज़ होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द फर्म, फर्म का मतलब समझ रहे हो, कोई दुकान या फिर कोई कंपनी या फिर कोई कंपनी वंपनी जो है उसको बोला जा रहा है। द फर्म हैज़ बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेट्स। इसमें से फिल करना है कि जो है, जो लग्जरी सामान के लिए जो कंपनी जो है व्यापार करती है, किस चीज़ का? भाई लग्जरी सामानों का, जो आरामदायक, मतलब जिस चीज़ से हमें कंफर्टेबल मिलता है, वो सब सामान को बेचती है, व्यापार करती है पिछले 2 दशकों से। ठीक है ना, तो व्यापार करने के लिए जब भी यूज़ करेंगे हम डीलिंग का, तो उसके साथ विथ का यूज़ करते हैं। हमने प्रीपोजिशन, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने बताया था, उसमें बताया था मैंने, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बहुत सारी वीडियो दी है, उसमें से किसी एक में मैंने बताया था डीलिंग के साथ देखो इन का भी यूज़ होता है, ठीक है, और विथ का भी। लेकिन जब भी हम मैनर के लिए, बिहेवियर के लिए यूज़ करेंगे किसी इंसान के साथ डीलिंग इन, तो किसी इंसान के साथ बिहेव करने के अर्थ में। लेकिन यहाँ पे हम व्यापार करने के लिए बोल रहे हैं कि हम गुड्स का, लग्जरी गुड्स का व्यापार कर रहा था ये कंपनी, फर्म, तो इसके साथ विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके बताना 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आते हैं आपके, और अपना स्टेट बताना, नाम बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सी डैश इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज़ नॉट सीन द इंडिया गेट। वो पिछले 2 सालों से कहाँ रह रही थी भाई? दिल्ली रह रही थी, लेकिन अभी तक वो इंडिया गेट नहीं देखी है भाई। तो लफड़ा है ना बहुत। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे फिल क्या करना है हमें, जब भी हम बोलते हैं हम 3 साल से काम कर रहे थे या कर रहा हूँ, कर रहा था, जो भी था, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यूज़ करना होता है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट की बात की जा रही है, वो पिछले 2 सालों से रह रही है अभी तक। तो क्या करेंगे, हैज़ बीन। हैव बीन क्यों नहीं होगा यहाँ पे? बिकॉज सी क्या है, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ करते तो हैज़ बीन लिविंग होगा ना, हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली। वो पिछले 2 सालों से दिल्ली रह रही है और अभी भी रह रही है। ठीक है ना, फिर भी उसने क्या नहीं देखा अभी तक? इंडिया गेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिनोनिम ऑफ पॉसिटी, पॉसिटी का सिनोनिम बताना है, और 6 में बताना है हमें हार्मोनी का एंटोनिम। ये सारे वोकेबलरीज मैंने वोकैब भी धीरा चैनल पे कंप्लीट करा दिया, लेकिन मैं 1 महीने से वीडियो नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैं बिजी था, बट अब कंटिन्यू करूँगा उस वाले चैनल पे। तो उस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वोकेबलरी अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में वही सारे पूछते हैं। ठीक है, सिनोनिम देखो, पॉसिटी का मतलब क्या होता है? कमी होना, किसी चीज़ की कमी। ठीक है ना, अब कमी जैसा वर्ड कौन सा दे रहा है? शॉर्ट, शॉर्ट हो जाना मतलब छोटा या फिर कम हो जाना। ठीक है, शॉर्ट फॉल का मतलब क्या होता है? कम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्टी वार्टी में, खाना क्या हो गया भाई? शॉर्ट हो गया, मतलब कम हो गया। तो वही होता है शॉर्ट फॉल, मतलब कमी। आंसर होगा हमारा शॉर्ट फॉल। ठीक है, तो राइट आंसर तो बी होगा, बट यहाँ पे सारे का हिंदी समझ लो। यहाँ पे डाउनफॉल का मतलब होता है पतन हो जाना, किसी का बर्बादी हो जाना, पतन हो जाना।
पब्लिसिटी का मतलब तो पता होगा आपको, हर चीज़ के लिए पब्लिसिटी करते हैं हम लोग। सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है? सिंसेरिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। अभी देखो हार्मनी का मतलब होता है किसी से मधुर मीठा व्यवहार करना, ठीक है ना, किसी से अच्छे से बिहेव करना, मधुर। तो इसका एंटोनिम चाहिए भाई। देखो किसी से कोई इंसान बहुत अच्छे से बात कर रहा है, क्या आया और लड़ना शुरू कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट यहाँ पे सारे के सारे का हिंदी जानना जरूरी है। कन्फ्यूज़न का मतलब तो पता होगा आपको, दिन में 10 बार कन्फ्यूज होते होगे। मेलोडी का भी मतलब होता है वही जो हारमोनी का मतलब होता है मधुर, ये इसका सिनोनिम है। बट यहाँ पे एंटोनिम खोज रहा था तो डिस्कॉर्ड होगा। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है हम आपसे सहमत नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है बताना आपको, इरिपेरेबल का, ठीक है ना। अब देखो रिपेयर, एक मिनट, रिपेयर एक वर्ड आपने सुना होगा, रिपेयर करना किसी चीज़ को, वही है इरिपेरेबल, मतलब जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, जिसको अगेन मरम्मत करके ठीक नहीं किया जा सकता है, उसका सही वर्ड है ऑप्शन नंबर बी, इरिपेरेबल, ठीक है ना। हम लोग बोल देते हैं कुछ भी, बट आप प्रोनाउंसिएशन आप सही करना, इरिपेरेबल, ठीक है ना, जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसको लिखना अच्छे से। अब अच्छा पता है आपको, वोकैबलरीज में यही सभी वर्ड जो है ज़्यादातर मिस स्पेल्ड में दिया जाता है, बिकॉज इसमें कोई कोई जो है ना लेटर का जो है ना जो रिपीट करता है ना बार बार, जैसे इसमें डबल आ रहा है, तो वही सब कंफ्यूज करने वाला दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, इडियम फ्रेज में बताना है, फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब किसी मछली को बताओ पानी से बाहर निकाल दोगे तो कैसा होगा, वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, इवन मर भी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अनकंफर्टेबल, ये याद करने का तरीका था, ठीक है। चलो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो एक और इडियम फ्रेज है आपका, बाई हुक और बाई क्रोक। इसका मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, आप मैंने इतना आपको वोकेबलरीज पढ़ा दिया कि आपको एग्जाम में कहीं छूटेगा नहीं, ठीक है ना। बाई हुक और बाई क्रोक का मतलब क्या होता है, किसी भी कीमत पर, चाहे आप गलती से करो, गलत तरीके से या फिर सही तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, किसी भी तरीके से करो इस काम को, चाहे वो तरीका गलत हो या फिर सही हो, काम निकल जाना चाहिए। अभी देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पैसेज में बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। आप लोग कमेंट करते हो कि सर वीडियो को छोटा करो। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, देखो ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा जो सरकार चलाए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो सारे ऑफिशियल्स लोग हैं उनके द्वारा सरकार को चलाना, ठीक है ना। राइट आंसर सी होगा। अब देखो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, प्लूटोक्रेसी का मैंने पहले भी ऑलरेडी बता दिया आपको कि प्लूटोक्रेसी का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग धनी लोग होते हैं और उनका सरकार होता है उसको। एरिस्टोक्रेसी मतलब जहाँ कुलीन लोग होते हैं, नोबल लोग होते हैं उनका। और मोनार्ची का मतलब क्या होता है, एक तंत्र जहाँ पे कोई तनाशाह हो, ठीक है ना, मोनार्ची। यहाँ पे डिक्टेटरशिप वही होता है, जैसे आप नॉर्थ कोरिया को एग्जांपल में ले सकते हो। वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, जो कभी गलती करता ही नहीं है, उसका वन वर्ड में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इनफैलिएबल, जो कभी भी गलती ना करता हो, ठीक है ना, इनफैलिएबल कहते हैं। और इनकॉरिजेबल का मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। और इनइफेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये है इन एक्सोरेबल, एक्सोरेबल, ल नहीं, बीच में मैं ल बोल रहा हूँ, इन एक्सोरेबल, ठीक है ना। इन एक्सोरेबल का मतलब होता है जो प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं जा सकता हो, दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है ना। अभी देखो एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव जो भी है उसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिए है, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर का मतलब क्या हुआ कि मैं शॉक्ड हो गया लेटर को देखकर, या फिर लेटर से मैं शॉक्ड हो गया। ये क्या है, पैसिव में है, एक्टिव में नहीं है। कैसे पता चला हमें, बिकॉज एक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी भी3 आता है तो पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है, पैसिव में। एक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही आपका क्या आया भाई, भी3 आ गया, तो समझ लेना वो पैसिव में है। जैसे सॉक्ड, सॉक का भी3 है, ठीक है, तो ये पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में चेंज करना है। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है, दे सॉक में, अब दे कहाँ से आ गया यहाँ पे, दे तो कहीं पे इसमें है ही नहीं, जाहिर सी बात है ये नहीं होगा। आई एम सॉक्ड कि मैं सॉक्ड हो गया, लेकिन लेटर का जिक्र ही नहीं किया 2 नंबर में, 2 नंबर भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, द लेटर सॉक्ड मी, लेटर ने मुझे सॉक्ड कर दिया, राइट है, सही है। क्यों भाई, देखो सब्जेक्ट के बाद जब भी भी2 आया है तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट
ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी, ठीक है ना, मैं था, तो मी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई, तो उसको सब्जेक्ट बनाया। और जब भी पास्ट में रहता है तो पास्ट वाला हम लोग क्या करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं वाज वेयर, तो आई के साथ वाज ही लगता है ना, तो बिल्कुल भी ये वाला सही है, ठीक है ना। मी का आई हो गया और वाज सही है ना भाई, बिकॉज ये सेंटेंस पास्ट में है, तो वाज और सॉक्ड बाय द लेटर, लेटर से मैं क्या हो गया, सॉक्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में आप लोग बोलोगे कि ये भी हो सकता है कि आई सॉक्ड विद द लेटर, तो ये गलत है। बिकॉज यहाँ पे क्यों गलत है, यहाँ पे आई ऑलरेडी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मेन एक्टिव में हमें आई को ऑब्जेक्ट रखना था, बिकॉज एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। ये सरासर गलत है, चाहे आप किसी और भी तरीके से समझ सकते हो कि ये गलत है, जो आपको अच्छा लगे। अभी देखो चेंज द नरेशन, इसका चेंज करना है आपको सेंटेंस में। ही सेड टू मी प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या आया, प्लीज़ आया, तो जाहिर सी बात है कि क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला तो ये कट गया, सेड है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हमें लाना ही लाना है। ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, बिकॉज ये सेड है, ठीक है ना, सेड सेड कट गया। एक चीज़ और देखो, टुमारो आने वाला कल, तो टुमारो जब भी चेंज करते हैं तो क्या बनता है, नेक्स्ट डे में बन जाता है। नेक्स्ट डे किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इतना ही देख के हम इजिली आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। चलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, हाँ ये आपने पढ़ा होगा भाई, देखो क्या, PQRS यही फंसता है ना आपके एग्जाम में। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है इस प्रैक्टिस सेट में, और अल्टरनेट करके दूंगा, एक दिन XY ग्रुप का इंग्लिश, एक दिन वाई ग्रुप का रहेगा, फिर एक दिन इंग्लिश फिर रहेगा, ऐसे करके मैं देते रहूँगा। तो हैप्पीनेस, ठीक है, PQRS में क्या होता है, एक शुरू का सेंटेंस ऊपर दिया है और लास्ट का नीचे दिया है, और बीच में ये सारे हैं, इसको बताना है कि किस तरीके से हम मिलाएंगे कि ये शुरू में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, और ये सभी जो है अपना अरेंज हो जाएगा, हमारा सही एक हिंदी अर्थ सही देगा, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश में जो है सटीक एक मीनिंग देगा हमें, ठीक है ना। हैप्पीनेस क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना, खुशी, ठीक है ना, ये क्या भाई, नाउन है। तो नाउन के बाद क्या आना चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, या फिर कोई वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, या फिर कोई भी मेन वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो PQRS में से किस में शुरू में वर्ब है, आर में है ना, बिकॉज इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब बोल लो, एक्सिलरी वर्ब बोल लो, यही है ना, इज। तो हम लोग क्या करेंगे, हैप्पीनेस के बाद इज तो आना ही आना है। मैंने बोला कि राम, मैं बोलूँ राम बॉय, राम लड़का है, ये तो नहीं हुआ, राम इज अ बॉय, ऐसे होता है, ठीक है। श्याम इज अ बॉय, ठीक है ना, ऐसे होता है। जैसे कि माई स्कूल के बारे में जब बोलोगे तो उसके बाद स्कूल मेरा नाउन हुआ, तो उसके बाद जरूर कोई वर्ब लगाओगे आप। वैसे ही हैप्पीनेस के बाद भी क्या करोगे, एक वर्ब चाहिए जो कि इज हमें दे रहा है। तो जाहिर सी बात है पहले आर से स्टार्ट होगा, हैप्पीनेस इज द फीलिंग, हैप्पीनेस खुशी जो है क्या है भाई, एक फीलिंग है हमारी, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो अब देखो ये इतना से भी आप आंसर कर सकते थे, लेकिन मैं पूरा कराऊंगा, आपको टेंशन मत लो, बिकॉज आर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक क्लू मिल गया कि हमें, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ये एक फीलिंग है किस प्रकार का, ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ। ये कैसा फीलिंग है भाई, रिलैक्सेशन का या फिर रिलीफ का, ये आराम देने वाला, हैप्पीनेस क्या है, आराम देने वाली एक फीलिंग है हमारी, ठीक है ना। विच कम्स आफ्टर द फीलिंग्स ऑफ, जो कि आती है किस चीज़ की फीलिंग के बाद, इंटेंस और इनकन्वीनियंस, मतलब गंभीर, इनकन्वीनियंस का मतलब दुख देने वाला। मैं समझा रहा हूँ, देखो इंटेंस इनकन्वीनियंस का मतलब होता है गंभीर, या फिर कोई ज़्यादा, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा भयानक जो दुख, दर्द, पीड़ा देने वाली फीलिंग है। उसके बाद क्या आती है, हैप्पीनेस आती है। तो अब मैंने लाइन बाई लाइन हिंदी बता दिया, अब देखो हम मिलाते हैं। हैप्पीनेस इज़ द फीलिंग, हैप्पीनेस एक फीलिंग है ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ, ठीक है। हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ इंटेंस इनकन्वीनियंस, मतलब खुशी एक ऐसा फीलिंग है जो दुख के बाद आने वाली फीलिंग है। बात समझ में आ गया। तो क्या बन रहा है हमारा, RPSQ, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि इसको जो है ना, एडवर्ब ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का एडवर्ब फॉर्म कौन सा होगा, ठीक है ना। चलो, एडवर्ब जब भी बनाते हैं तो LY लगा के बना देते हैं मेनली, बहुत सारे इसके रूल है, लेकिन सबसे 99% में यही काम होता है, LY लगा के हम लोग एडवर्ब बना लेते हैं। तो हैप्पीनेस क्या एक नाउन है, ठीक है ना। तो इसका हैप्पी क्या एक एडजेक्टिव है, हैप्पीएस्ट भी उसका वही है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, हैप्पीली से बना सकते हैं इजली, ठीक है ना। और हैप्पन तो वो अलग चीज़ है, उसका होना होता है।
तो हमने क्या बनाया, एडवर्ब में एल वाई लगा के बना लिया इसको, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करते हैं पैसेज। अभी देखो पैसेज पढ़ने में मज़ा आएगा, बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन छोटा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा बिकॉज ईजी से अंडरस्टैंड कर लोगे आप इसको। देखो क्या बोल रहा है, मोर देन 2500 ईयर्स अगो, मतलब 2500 साल से भी पहले, देयर लिव्ड अ क्षत्रिय किंग नेम्ड सुद्धोधना हु रूल्ड ओवर द लिटिल किंगडम ऑफ कपिलवस्तु ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2500 साल से भी पहले देयर लिव्ड अ क्षत्रिय किंग, यहाँ पे एक क्षत्रिय राजा रहते थे जिनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है ना। हु रूल्ड ओवर द लिटिल किंगडम ऑफ कपिलवस्तु, जो कि एक छोटे से राज जिसका नाम कपिलवस्तु था वहाँ पे रूल्ड करते थे। रूल्ड मतलब शासन किया करते थे, राज्य किया करते थे कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में था। बात समझ में आ गया। 2500 साल से भी पहले एक क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन था, वो इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में एक छोटा सा राज था कपिलवस्तु, वहाँ पे शासन किया करते थे, ठीक है। ही हैड अ सन नेम्ड सिद्धार्थ, इनका उनका एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। हु लेटर केम टू बी नोन एज द बुद्धा, जो कि बाद में बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। जाने जाने लगा नहीं, जाने जाने लगे, ठीक है ना, रिस्पेक्ट। रिगार्डेड का मतलब माना जाना, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको क्या माना जाता था भाई, ल्यूमिनरीज एक वर्ड है लिखना, प्रकाश पुंज, जो कि प्रकाश का स्रोत। बाद में उन्हें एक प्रकाश का स्रोत के, बहुत बड़े प्रकाश का स्रोत जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद को भी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लेकिन इन्हें भी एक तरीके से प्रकाश का स्रोत मतलब लोगों को ज्ञान बांटने वाला माना जाने लगा। सिद्धार्था वाज बॉर्न इन लुम्बिनी, मतलब सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, क्लियर। हिज मदर महामाया, इनकी माँ जो थी महामाया, पास्ट अवे मतलब मर जाना, वेन ही वॉज ओनली 7 days ओल्ड, जब वो 7 दिन के सिर्फ थे तो भी उनकी माँ डेथ कर गई थी, मर गई थी। अब सोचो हम कितने बहाने खोजते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो है। गौतम बुद्ध इतने महान इंसान जिनकी माँ ही 7 दिन के जब थे वो तभी डेथ कर गई थी, फिर भी वो इतने महान बने, ठीक है। रीज़न जो भी हो फिर भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। ही वॉज ओनली 7 days ओल्ड, मतलब वो 7 दिन के थे। एंड द चाइल्ड वॉज ब्रॉथ टू कपिलवस्तु टू बी नर्चर्ड बाई महाप्रजापति गौतमी। अब क्या बोल रहा है कि उस चाइल्ड को, बच्चे को कहाँ ले गया भाई, कपिलवस्तु बुलाया गया। लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था लेकिन वो कपिलवस्तु बुलाया गया उनकी माँ की डेथ के बाद। क्यों भाई, टू बी नर्चर मतलब लालन पोषण करने के लिए, नर्चर का मतलब लालन पोषण करने के लिए, बाई महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा उनका लालन पोषण करने के लिए कपिलवस्तु को बुलाया गया। हु वाज महामाया सिस्टर, जो कि उनकी महामाया की बहन थी, अब इनकी मम्मी की बहन थी वो महाप्रजापति गौतमी। एंड सुद्धोधना सेकेंड वाइफ, मतलब वो सुद्धोधन की जो वो दूसरी वाइफ थी, मतलब गौतम बुद्ध की जो मौसी थी उनकी, उसके पापा की सेकेंड वाइफ थी। उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ठीक है चलो आगे देखो क्या बोलते हैं भाई। इट इज सेड दैट असिता, ये कहा जाता है कि असिता एन ओल्ड सीयर, सीयर का मतलब क्या होता है, ऋषि महर्षि, ठीक है ना। वेन टू द न्यू बॉर्न प्रिंस, ठीक है। अब वो आए कहाँ पे भाई, जो नए राजा का जन्म हुआ था उस बच्चे का, उसके पास आए। ये असिता नाम के क्या थे भाई, महर्षि थे, ऋषि थे, ठीक है। सीयर का मतलब लिख लेना ऋषि मुनि। लुकिंग एट द बेबी हुज फैमिली नेम वाज गौतमा, उस बच्चे को देखकर जिसका पूरी फैमिली का नाम गौतम से जुड़ा हुआ था, जैसे उनकी माँ का भी नाम गौतम करके था, मैंने बताया आपको, माँ प्रजापति गौतम, इस चीज़ को गौतमी था। इस चीज़ को देख के उन्हें क्या किया भाई, ही प्रेडिक्टेड, उन्हें भविष्यवाणी की, डैट द की चाइल्ड वाज डेस्टिन्ड टू बी अ महात्मा और अ ग्रेट मैन। अब चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा भाई, डेस्टिन का मतलब क्या होता है, भाग में लिखा हुआ, उसके भाग में क्या लिखा हुआ है, एक महात्मा बनना या फिर एक महान इंसान बनना, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया। कौन, सीयर, उस ऋषि मुनि ने, ऋषि मुनि ने, ठीक है ना। सेइंग सो, ऐसा बोलते हुए, ही, यहाँ पे ही लाफ्ड बट मोमेंट लेटर टीयर्स टिकल्ड डाउन हिज फेस, ठीक है। मतलब ये ट्रिकल का मतलब, टीयर्स का मतलब आंसू, ट्रिकल का मतलब टपकना, ठीक है। ऐसा बोलते हुए हंसे, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद, मोमेंट लेटर कुछ समय के बाद, क्षणों के बाद उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा। हिज फेस, उनकी आंखों से या फिर उनके चेहरे पर। सरप्राइजिंग द ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स का मतलब सरप्राइज कर दिया किसको, ऑनलुकर्स, जो दर्शक थे वो लोग देख के सरप्राइज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने फिर बताया कि क्यों मैंने हंसा या फिर रोआ, जो भी ये बता रहे हैं वो। आई हैड लाफ्ड बिकॉज, मैं हंसा क्योंकि, आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हो गया था। एट द थॉट, या सोच के, डैट द चाइल्ड वुड रिनाउंस द वर्ल्ड, फाउंड अ न्यू रिलीजन,
कि बच्चा जो है इस दुनिया का त्याग करेगा और एक नया धर्म का स्थापना करेगा, एंड बी सीवियर ऑफ मैनकाइंड, और लोगों का मार्गदर्शक बनेगा, ठीक है, मुक्ति प्रदान करेगा लोगों को। आई सेड टीयर्स बिकॉज, मैंने आंसू इसलिए बहाया, टीयर सेड का मतलब भी बहाना होता है, बिकॉज आई वुड नॉट लिव लॉन्ग एनफ, मैं उस टाइम तक जीवित नहीं रहूँगा, टू सी द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ द चाइल्ड, मैं रियलाइज, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जब मैं उस टाइम तक मैं जीवित नहीं रहूँगा जब ये बच्चा उतना महान बनेगा, ठीक है, फ्यूचर में, इसलिए मैं रोआ। बात समझ गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ये रहा सुद्धोधना। देखो सुद्धोधना हम लोग हिंदी में सुद्धोधन बोलते हैं, इंग्लिश में ए लगा के नाम बिगाड़ा जाता है। सुद्धोधना वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। सुद्धोधन जो थे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे उस भविष्यवाणी से, बिकॉज ही, क्योंकि ही वांटेड टू चाइल्ड टू सक्सीड हिम एज द किंग, क्योंकि उस बच्चे को एक सक्सीड सफल राजा की तरह देखना चाहते थे, इसलिए वो क्या उस प्रोफेसी से, उस भविष्यवाणी से खुश नहीं थे। प्रोफेसी और प्रेडिक्ट दोनों का मतलब मैंने बताया भविष्यवाणी, ठीक है ना। कहानी समझ में आ गया आपको इजीली। अब क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है वाई वाज असिता अनहैप्पी। असिता जो ऋषि का नाम था वो अनहैप्पी क्यों थे, क्यों अनहैप्पी थे भाई, बिकॉज वो उस टाइम तक खुश तो थे कि ग्रेट बनेगा, लेकिन दुखी इसलिए हुए, रोए इसलिए क्योंकि वो उस टाइम तक जीवित नहीं रहेंगे उस बच्चे की ग्रेटनेस को देखने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ही वुड नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू सी द ग्रेटनेस ऑफ कपिल वस्तु, कि वह कपिल वस्तु की महानता को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो उनको कपिल वस्तु से कोई मतलब नहीं था, आप कपिल वस्तु महान बने ना बने, वो किस चीज़ के लिए रो रहे थे भाई, वो जो गौतम थे ना उसके लिए रो रहे थे, उनके लिए। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ही रियलाइज डैट ही वॉन्ट लिव एनफ टू सी द ग्रेटनेस ऑफ यंग गौतमा, उस नौजवान गौतम को देखने के लिए वो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो दुखी हुए थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन डैश फैमिली। गौतम बुद्ध का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ग्रेट और स्मॉल। मैंने बताया कि जो क्षत्रिय फैमिली थे वो ऑप्शन नंबर बी जो थे, मैंने पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही बोला था इस चीज़ को। हु नर्चर्ड गौतम बुद्धा, नर्चर मतलब लालन पोषण करना, ठीक है ना। गौतम बुद्धा का लालन पोषण किसने किया था, महामाया गौतमी ने, सॉरी महाप्रजापति गौतमी ने। महामाया तो उनकी माँ के नाम था, उनकी मदर के नाम था, जो कि डेथ कर गई थी 7 दिन की जब बच्चा हुआ ये जो तभी डेथ कर गई। तो बाद में उसका नर्चर किसने किया गौतम बुद्ध का, महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मासी थे और उनके पापा की सेकंड वाइफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई, हाउ डिड असिता रिएक्ट ऑन सीइंग द न्यू बॉर्न प्रिंस, मतलब नए राजा का जन्म को देखकर असिता ने कैसा रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, ही लाफ्ड, वो हंसे, या फिर ही क्राइड, या फिर वो चिल्लाने लगे, या फिर ही प्रेडिक्ट द चाइल्ड टू बी अ ग्रेट मैन। ये जो है मतलब एग्जैक्टली आंसर मिल रहा है कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि बच्चा जो है महान बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज़ अ सीयर। अब ये जो ऋषि कौन थे, ठीक है, एन ओल्ड मैन, ठीक है ना। एक क्या थे भाई, एक बूढ़े इंसान थे। अ सीज, अ डिस्टेंट रिलेटिव, अ फोस्टर फादर, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक बूढ़े इंसान थे। ओल्ड मैन बिकॉज हमने पहले ही ऑलरेडी बात किया गया है। इसमें देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये था आपका, हाँ ये रहा आपका, यहाँ पे है लुकिंग एट द बेबी। 1 मिनट, मैं भी कंफ्यूज हूँ कहाँ पे गया भाई। हाँ देखो यहाँ पे इट इज़ सेड डैट असिता एन ओल्ड सीयर, ये ऋषि कहते थे कि ओल्ड थे, ठीक है। अब सीयर मतलब ऋषि जो थे आदमी थे, असिता, ठीक है ना, एक ओल्ड मैन थे, वही दिखाने के लिए मैंने अगेन पैसेज पे आया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ये प्रैक्टिस सेट में काफ़ी आपने मजे लिए होंगे। बाकी कमेंट करके बताना 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए और कितने के गलत किए, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल रगा के मॉक टेस्ट के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।